हेलो स्टूडेंट्स, हम वर्कशीट कर रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर से एग्जाम आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। इन जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब इससे पहले हम 20 क्वेश्चन तक इस वर्कशीट के कर चुके हैं। आज से हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट दे रहे हैं। ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे, इससे पहले और दूसरे चैप्टर की एक साथ वर्कशीट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज है। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पहले इसकी वीडियो है उनको देख लेना, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के फिर आप क्वेश्चंस करना। तो देखो 21 क्वेश्चन, इससे पहले 20 हम कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो पार्ट 1 के नाम से डली हुई है, वर्कशीट W2 पार्ट 1, तो उसमें 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 21 से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वर्कशीट के क्वेश्चन। तो पहला है, कैन 2 इक्विवेलेंट सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर? क्या 2 इक्विवेलेंट सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो। गिव रीजन, तो इसका रीजन पहले भी आ चुका है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 2 इक्विवेलेंट सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करते। रीजन, ये जो इक्विवेलेंट सरफेस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करते हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो सिंपली आप लिख सकते हो, एट ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर आर 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नॉट पॉसिबल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर 2 इक्विवेलेंट सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब सेकेंड पार्ट, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। 2 इक्विवेलेंट सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? तो नहीं इंटरसेक्ट कर सकते। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब सेकेंड पार्ट इसका, 2 चार्ज -q एंड +q आर लोकेटेड एट ए पॉइंट। +q चार्ज नहीं, पहले -q बोला है, -q चार्ज ए पॉइंट 0 0 -a पर है और +q चार्ज बी पॉइंट 0 0 +a पर लोकेटेड है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज? कोई टेस्ट चार्ज हम सपोज Q0 है। अब Q0 को मूव कर रहे हैं कहाँ से? P7 0 0 टू Q -3 0 0। Q0 टेस्टिंग चार्ज इसने वैल्यू नहीं दी है, मैंने Q0 सपोज कर लिया। Q0 चार्ज को मूव करा है P से Q तक, इसका वर्क डन पूछ रहा है। अब देखो आपको देखना पड़ेगा -q कहाँ है? A पॉइंट पर। ये कौन सी एक्सिस पर लाई करेगा? Z एक्सिस पर। बाकी तो 0 है, Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये भी Z पर है, ये पॉजिटिव है, ये -a है। और पॉइंट ये कौन सी एक्सिस पर है? ये x एक्सिस पर है दोनों। तो देखो इसका डायग्राम बनाता हूँ एक बार। ये मैंने Z एक्सिस ले ली, ये x एक्सिस ले ली, ये x डैश, ये परपेंडिकुलर ही तो होती है, और ये ले लिया Z और ये Z डैश। अब ये ओरिजिन हो गया। जैसे x y लेते हैं, x इधर ले लिया मैंने, Z इधर ले लिया। अब देखो ये A पॉइंट, तो A पॉइंट आपका ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, ये -a, इधर नेगेटिव वैल्यू हो गई। इतनी डिस्टेंस पे ये आपका B पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, ये A पॉजिटिव है, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से भी A है। इस पर क्या कौन सा चार्ज रखा है? -q, ये +q। अब ये पॉइंट दिया है P7 0 0, तो ये थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ये 7, ये x एक्सिस है, तो ये P पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 7 0 0। और ये Q पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस, तो नेगेटिव में नीचे आएगा, ये Q पॉइंट है -3 0 0। अब Q0 चार्ज को P से Q तक मूव कराया है और पूछ रहा है वर्क डन बताओ। अब देखो -q +q इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इट मीन्स AB क्या हो गया? AB इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं शॉर्टकट डाइपोल लिख रहा हूँ, AB इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ये x डैश क्या हो गई? इसकी इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? 0, यानी BP भी कितना होगा? 0। ड्यू टू ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? 0, और BQ भी
0 होगा। तो बर्डन कितना होगा, बर्डन क्या होता है, क्यू नॉट चार्ज को मूव कराया कहाँ से, P से Q तक, तो बी क्यू माइनस बी पी, यही तो होगा चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। अब क्यू नॉट चार्ज है, ये भी 0 ये भी 0, तो बर्डन कितना आ गया 0। सिंपली वैसे भी देख सकते थे, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वल पॉइंट पे किसी भी चार्ज को मूव कराने का किन्हीं दो पॉइंट्स के बिटवीन बर्डन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल इक्वल पॉइंट पे कितना होता है 0 होता है। तो आंसर तो ओरल था, लेकिन आपकी समझ में आ जाए इसलिए मैंने सारी चीजें डायग्राम से समझाया था। अब 22 क्वेश्चन, ये 21 हो गया, अब 22 क्वेश्चन पे देखो, आपको क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखते रहेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये जो अभी क्वेश्चन 22 करा रहा है 2009 में ऑल इंडिया में आया है। अब 22, ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू ए फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन कांस्टेंट अलोंग द जेड डायरेक्शन। ये कह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड डायरेक्शन में है, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो आप 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस की ड्राइंग बनाओ। हाउ आर दीज सरफेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड डायरेक्शन। तो पहले ये जेड, ये मैंने जेड एक्सिस ले लिया इधर, जेड डायरेक्शन में ई की वैल्यू क्या हो रही है, आप लिख देना इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है, जेड डायरेक्शन में मूव करते हो ई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो क्या 3 इक्विवेलेंट सरफेस ड्रॉ करो। अब देखो सरफेस आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से, ये पैरेललोग्राम लॉ की तरह पैरेललोग्राम बना के, ठीक है। अब मैं जैसे ये पैरेललोग्राम है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं ये साइड को, तो एक इक्विवेलेंट सरफेस इधर हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ये पहला सरफेस है S1, ये S2, ये S3। सपोज इसके बिटवीन डिस्टेंस D1 और ये D2 है। तो इसमें ये डिफरेंस क्या रहेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ इक्विवेलेंट सरफेस पास पास होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना D1 लेस देन होगा D2 है। अब ये कह रहे हैं हाउ आर दीज सरफेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड डायरेक्शन। ये कह रहे हैं जेड, अब इधर तो इंक्रीज हो रहा था, यहाँ ई क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ई चेंज नहीं हो रहा, तो इक्विवेलेंट सरफेस की जो वैल्यू आएगी ये D1 D2, ये D2। इस केस में डिफरेंस क्या होगा ये पूछ रहा है, S1 S2 S3 ऐसे होंगे, यहाँ D1 = D2 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंक्रीज हो रहा है तो इनके पास क्लोज डिस्टेंस होगी, इनके पास D1 से कम डिस्टेंस होगी, D2 की यानी छोटा होगा। उल्टा लिख दिया क्या, D1 बड़ा होगा D2 से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो D2 की वैल्यू कम होगी, तो D1 इज ग्रेटर देन D2। और इसमें D1 और D2 सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो इसका दूसरे का आंसर ये है, इन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इक्वी डिस्टेंस, और इसमें डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी बाद वालों के बीच में। तो ये तो आपका 22nd क्वेश्चन था। ये डायग्राम बना के आपको लैंग्वेज में भी लिखना है। इसमें इक्वली स्पेस्ड होंगे तीनों का डिस्टेंस, तीनों के बीच में, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस सेम होगी। अब 23 क्वेश्चन, 23 डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, ये तो पहले भी वीडियोस में आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस नॉर्मली इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। राइट इट ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो d∅ E.ds, आप ऐसे टोटल फ्लक्स के लिए ऐसे भी लिखते हो E.ds, सबका मीनिंग एक है, ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में। आप ऐसे भी लिख सकते हो ∅ E.A, एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी यूनिट किसी भी फॉर्मूले से निकालो, सबका एक है, यूनिट निकालोगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E = F/Q, इससे लिख दो यूनिट इसकी, F का न्यूटन, ये कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और ये मीटर स्क्वायर। दूसरी यूनिट ये भी होती है, V = ED होता है ना फॉर्मूला, तो E = V/D, तो इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हो जाएगी। तो यूनिट इसकी दूसरी यूनिट ये भी निकल जाएगी, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट जाएगा, वोल्ट पर वोल्ट मीटर। इसकी
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये इसकी SI यूनिट लिख दी। अब दूसरा इसमें पार्ट पूछ रहा है, अ चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R, इफ द रेडियस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस चेंज। ये भी पहले आ चुका है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एक रहे को Q चार्ज रखा है स्फेरिकल सरफेस में जिसकी रेडियस R है, अब इसकी रेडियस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, R/2 कर दिया इस रेडियस को, R/2। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका कितना होगा, देखो इसमें होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाउस लॉ से फाई इक्वल्स टू Q/ε0। अब इसमें पोजीशन नहीं बताई चार्ज की कहाँ है, चार्ज यहाँ भी हो सकता था, चार्ज ये भी टुकड़ों में हो सकता है, Q1 या Q2 या टोटल मिलके Q हो। तो अगर ये चार्ज बाहर पड़ गया यहाँ तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इनसाइड रह गया तो रिमेन सेम रहेगा। तो आपको यही लिखना है, इसमें रेडियस हाफ को इंक्रीज करता है तो रिमेन सेम कन्फर्म है, अगर रेडियस को इंक्रीज कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, चार्ज अंदर रखा है और रेडियस को हाफ कर दिया, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम इफ एनक्लोज चार्ज इन इट रिमेन सेम। अगर एनक्लोज चार्ज चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम इफ एनक्लोज चार्ज इन इट रिमेन सेम। रेडियस हाफ करने के बाद एनक्लोज चार्ज अगर रिमेन सेम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी रिमेन सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, एनक्लोज चार्ज पर। तो इसका आंसर यही होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम इफ एनक्लोज चार्ज इन इट रिमेन सेम। एनक्लोज चार्ज इसके अंदर सेम है तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम है। अब ये 23 हो गया, अब 24 को करते हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो। 24 figure shows a sheet of aluminum foil of negligible thickness placed between the plate of a capacitor. How will its capacitance be affected if figure shows a sheet of aluminum foil of negligible thickness? ये कह रहे हैं, देखो ये फिगर पहले बना देता हूं, ये कैपेसिटर है, इसमें एल्यूमिनियम फॉइल डाल रखी है। Figure shows a sheet of aluminum foil of negligible thickness placed between the plates of the capacitor. How will its capacitance be affected if? ये कह रहे हैं कैपेसिटर के बिटवीन एल्यूमिनियम फॉइल डाल दी। ये एल्यूमिनियम क्या कंडक्टर होता है, यानी एल्यूमिनियम की एक शीट डालती, तो कह रहे हैं इसकी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। द फॉइल इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है फॉइल, ठीक है। तो C इक्वल्स टू इसके इसमें कंडक्टिंग प्लेट डालते हो तो फॉर्मूला क्या आता है, ε0A/d-t। और ओरिजिनल जो फॉर्मूला था ना पहले इसका, वो C0 लिख देता हूँ, ये होता है ε0A/d। तो प्लेट बिटवीन थिकनेस कुछ तो होगी, इसकी T थिकनेस है, इसकी T थिकनेस है, तो ये D कम हो रहा है इधर, तो कैपेसिटी क्या होगा, C इंक्रीजेज, यानी C ग्रेटर देन C0 होगी, पहले से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर इसका ही आएगा, आप लैंग्वेज में लिखना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी इंक्रीजेज। कैपेसिटी जैसे जैसे जितनी थिकनेस बढ़ागा उतनी इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ये तो इसका पहले का आंसर हो गया, फॉइल इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है तो कैपेसिटी विल बी इंक्रीजेज। अब सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट यहां कर देता हूं। सेकंड पार्ट में क्या बोला, द फॉइल इज कनेक्टेड टू द अपर प्लेट विद ए कंडक्टिंग वायर। ये कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट कर दी। अब ये प्लेट एक ही तरह वर्क करेगी, ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, ये भी कंडक्टिंग प्लेट है। तो इसका ये डिस्टेंस जो आपने डिस्टेंस लेते हो ना D, ये वाला, ये कम हो गया, D रिड्यूस हो गया, ये सिर्फ कैपेसिटर ये रह गया। तो इसमें क्या होगा, D रिड्यूसेज। जब D रिड्यूस होगा तो कैपेसिटी, यहां से देखो D कम होगा तो कैपेसिटी इंक्रीजेज, तो C इंक्रीजेज। इसमें कंडक्टिंग प्लेट से फिर कैपेसिटर ये नहीं रहेगा, ये रहेगा कैपेसिटर। तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट रिड्यूसेज, हैंस कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल बी इंक्रीजेज। ये आपको ही लिखना होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर रिड्यूसेज, सो कैपेसिटी इंक्रीजेज। अब 25th क्वेश्चन, फिफ्थ 3 point ABC lie in a uniform electric field E 5 × 10⁻³ Newton per coulomb as shown in the
फिगर। तो पहले देखो फिगर बनाता हूँ। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी है और ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये दे दिया सी पॉइंट। ये सारे डैश लगा रखे हैं डायग्राम में, ठीक है। और ये डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो ये और ई की वैल्यू इसमें गिवन है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। देखो इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो ए रहा, सी ए रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। तो ए पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ऐसे ले लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, बी सी। अब पोटेंशियल होता क्या है, बी = ई डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो ये होगा ई इंटू डी। लेकिन डी ध्यान रखना, डी जो डिस्टेंस होती है दोनों पॉइंट के बिटवीन, वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ जो डी होगी ना वो ए बी होगी, ए सी नहीं होगी, ध्यान रखना, कहीं 5 लिख दो आप। तो डी जो होगा ई वो ए सी होगा। ये डिस्टेंस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये डिस्टेंस नहीं होगी, ए बी होगी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी निकाल लो। ए बी कितना होगा, √5² - 3², ये 25, 16, 9 बचेगा, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ई की वैल्यू देखो पुट कर रहा हूँ, बस इसमें यही था, डिस्टेंस ए बी यूज करनी है, फॉर्मूला यही लगेगा, बी = ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो 5 × 10⁻³ ये ई की वैल्यू रख दी। ए सी कितना है, 3 सेंटीमीटर है ये, तो इसको मीटर में चेंज कर देना, 3 × 10⁻², ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो हो गया 5 3 जा 15 और एक 0 बचेगी, 150 वोल्ट, ये आंसर आ गया। तो ए और सी के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 150 वोल्ट। ये देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 2009 में आया है। इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है इसी वर्कशीट में। ये सारे कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें अर्थमेटिक ज़्यादा हो, क्योंकि फिजिक्स में अर्थमेटिक चेक नहीं किया जाता है, आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं कि आपको क्वेश्चन करना आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो इसमें 25th का ही और पार्ट है, और में दे रखा है ये क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज 7 माइक्रोकूलम। सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज कितना है, 7 माइक्रोकूलम। दे रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। दो चार्ज हैं जिनका समय 7 माइक्रोकूलम और उनके बिटवीन फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन। रिपेल कर रहे हैं, सिमिलर चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे। व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो दो इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन, डिस्टेंस इनके बीच में 30 सेंटीमीटर। तो 30 को आप लिख दोगे 30 × 10⁻² मीटर, ठीक है, 0.3 भी लिख सकते हो मीटर में। ये इसकी डिस्टेंस हो गई दोनों चार्ज को बिटवीन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो ये कह रहे हैं कैलकुलेट करो दोनों चार्ज की वैल्यू। अच्छा, इनका जो 2 चार्ज है आपके, इसमें 2 चार्ज Q1 + Q2, ये भी दे रखा है 7 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये भी गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो आप लेट कर लो 2 चार्जेज, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, लेट 2 चार्जेज, ये माइक्रो में ले लेना, माइक्रोकूलम एंड Q2 माइक्रोकूलम, ये 2 चार्ज आपने सपोज कर लिए, ठीक है। लेट बी कंसिडर 2 चार्जेज, Q1 माइक्रोकूलम है, Q2 माइक्रोकूलम। तो ये दे दिया Q1 + Q2, ये 7 माइक्रोकूलम हो गया, ठीक है। तो Q2 इससे निकाल देता हूं, तो Q2 = क्या आ जाएगा, 7 - Q1, ये भी माइक्रो में ही आएगा, माइक्रोकूलम। Q2 निकाला, Q1 इधर आ गया, 7 - Q1 माइक्रोकूलम, ये आ गया। अब कूलम फोर्स का फॉर्मूला लगा दो। F = क्या होता है, K Q1 Q2/r²। अब K की वैल्यू तो हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹ ये होती है, रख दो। F कितना बोला है इसने, 1 न्यूटन। K होता है 9 × 10⁹ अब Q1, तो Q1 को Q1 ही लिख दो, लेकिन माइक्रो है, ये न्यूटन में है तो ऐसा यूनिट में लिखना पड़ेगा 10⁻⁻⁶। और Q2 ये भी माइक्रो में है तो इसको लिखोगे 7 - Q1, Q2 की वैल्यू ये लिख दी, इंटू 10⁻⁶, माइक्रो को कूलम में लिख दिया।
अपॉन आर स्क्वायर। आर आपका मैंने लिखा था ये इधर 30, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो ये 3 इंटू 10⁻⁻1 स्क्वायर। अब इसको फर्दर सोल्व कर लो। तो देखो ये 3 3 9 हो गया। पहले 1 लिख देता हूं, 1 इधर, ये 10⁻, कितना बन रहा है 12, ये 9, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻12 -3, यही तो हो गया। और ये हो गया Q1 इंटू 7 -Q1। और इसको करते हैं, 9 से 9 कट जाएगा। तो देखो ये यहाँ लिख देता हूँ, ये आएगा 1, ये नीचे आके 10 बचेगा, ये 10⁻1 नीचे आके 10 लिख दूँ, तो ये हो गया, या 10 इधर से लिख देता हूँ, 1 = ये होगा Q1 7 -Q1, Q1 7 -Q1 अपॉन 10, ये बचेगा। अब इसकी थोड़ा कैलकुलेशन मैं इधर करता हूँ, इसको रब कर लेता हूँ, ये साफ कर दिया। Q1 Q2 फाइंड आउट करने। अब देखो 10 को तो ले जाऊंगा इधर, तो ये तो हो गया 10 = इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 Q1 -Q1 स्क्वायर, सबको इधर ले जाओ, तो Q1 इधर जाके पॉजिटिव, माइनस इधर जाके 7 Q1, और ये प्लस का 10 = 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 5 2 10, 5 और 2 हो गए, ये 7 है, तो ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर -5 Q1 -2 Q1, इन दोनों मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी, प्लस 10 = 0। अब ये फैक्टर कर लो, फैक्टर हो जाएंगे इसके, Q1 कॉमन ले लो, ये Q1 कॉमन, Q1 -5, इधर -2 कॉमन ले लो, Q1 -5 = 0। तो ये फैक्टर हो गए Q1 -5 और Q1 -2 = 0। इधर Q1 -5 = 0, देन Q1 = 5, ये माइक्रो कूलम में तो लिया था Q1 Q2, तो Q1 माइक्रो कूलम, जब Q1 5 है तो आपने लिखा था Q1 + Q2 कितना था 7, तो Q1 की वैल्यू 5 रखोगे तो Q2 कितना आ जाएगा, यहाँ 5 रखो Q2 आ जाएगा, देयरफॉर Q2 = 2 माइक्रो कूलम। और दूसरा केस, और Q1 -2 = 0, तो Q1 कितना आ गया 2, यानी 2 माइक्रो कूलम। जो Q1 की वैल्यू 2 है तो Q2 कितना होगा, तो Q2 हो जाएगा, देयरफॉर Q2 = 5 माइक्रो कूलम, यानी 2 और 5 या 5 और 2 एक ही बात है। तो आपका आंसर हो गया 2 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम, ये दो चार्ज हैं। अब मैं 26 क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये 25 हो गया, अब 26। देखो ये सारे कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है, तो अर्थमेटिक के ज़्यादा अर्थमेटिक के क्वेश्चन ना तो कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ना ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं फिजिक्स में, तो आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखना है और हाउ टू अप्लाई आना चाहिए, और कितनी जल्दी आप अप्लाई करते हैं, तो आपको थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। अब देखो 26, फिगर शोज टू लार्ज मेटेलिक प्लेट P1 एंड P2। ये कह रहे हैं लार्ज मेटेलिक प्लेट है, एक ये P1 और दूसरी बिल्कुल पास पास में, गैप दिखा रखा है, गैप है नहीं, ये P2, ये P1 है, ये P2, अरे P1। फिगर शोज टू लार्ज मेटेलिक प्लेट P1 एंड P2 टाइटली हील्ड अगेंस्ट ईच अदर, ऐसे पकड़ रखिए, टाइटली एक ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, बिटवीन टू इक्वल एंड अनलाइक पॉइंट चार्ज। इधर बोल रहा है प्लस Q रखा है, इधर -Q चार्ज रखा है। अनलाइक पॉइंट चार्ज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम, इसके परपेंडिकुलर लाइन है, उस पर ये रखे हुए हैं दोनों चार्ज। अब पहला पार्ट पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन टू द प्लेट व्हेन दे आर रिलीज्ड। अब दोनों को ऐसे टाइटली, दो प्लेट हैं, ऐसे टाइटली पकड़ रखा है किसी एक्सटर्नल फोर्स से। अब कह रहे हैं इसको फोर्स हटा देंगे या इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो बताओ क्या होगा, ये पास में आएंगी, दूर जाएंगी, तो आंसर इसमें होगा P एंड Q मूव अपार्ट।
मूव अपार्ट, मैंने शॉर्टकट ले दिया है, थोड़ा दूर जाएंगी। अब दूर क्यों जाएंगी, ऐसा आपने क्यों बोला? देखो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मेटेलिक प्लेट है, तो इधर कैसा चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज एपियर हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आएगा सिमिलर, और इस पे क्या होगा, Q1 के कारण माइनस प्लस चार्ज इधर एपियर हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आएगा पास पास में, तो ये तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेंगे। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी ना ये, और ये P2 Q1 की तरफ अट्रैक्ट होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से। तो P1 प्लस Q P1 को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट बाई प्लस Q चार्ज, और P2 अट्रैक्ट बाई माइनस Q चार्ज, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा मूव कर जाएंगी, मूव अपार्ट, इसलिए इनकी मूव अपार्ट या टेंडेंसी होगी इनकी मूव। पूछ रहा क्या होगा, तो लिटिल बिट मूव करेंगी है, या टेंडेंसी इनकी दूर हटने की होगी। ठीक है, अब इसका ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सिस्टम। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो देखो सेकंड पार्ट को मैं यहीं कर देता हूं। ठीक है, सेकंड फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो फील्ड लाइन हमेशा क्या चार्ज से चलती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना कंडक्टिंग प्लेट है, इंसिडेंट इस पर नॉर्मल होंगी, तो एक तो ये सीधी भेज दी मैंने, अब इस पर ये सारी या इंसिडेंट नॉर्मल हो जाएंगी इस तरह से। अब इसमें पॉजिटिव से, तो इसमें एरो क्या थोड़ा दूर ले लेते हैं इसको, ये माइनस Q, इसमें एरो बस उल्टे आ जाएंगे इस तरह से, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह से फील्ड लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। ये पैटर्न इसका फील्ड लाइन का होगा, ये कर्व लेना, ये भी ये इसका फील्ड लाइन का जो सेकंड पार्ट है इसका, बस ड्राइंग बना दी, आपको 1 मार्क्स दे देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27, A 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई ए 100 वोल्ट बैटरी। ये कह रहे हैं कैपेसिटी कितनी है 800, ये भी पिकोफैरेड में, इसको पोटेंशियल कितना दिया है 100 वोल्ट बैटरी। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, फिर बैटरी इससे हटा दी गई। द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800। अब इसमें दो है, तो एक C1 ले लो, इसका पोटेंशियल V1, एक C2 है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 800 पिकोफैरेड, अनदर 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अब कितनी स्टोर हुई वो बता रहा है। इसका पोटेंशियल 0 है, तो 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर को पहले चार्ज किया 100 वोल्ट से, दूसरे कैपेसिटर से फिर बैटरी हटा के दूसरे कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें बोल रहा है एनर्जी बताओ कितनी है, कितनी चार्ज हो गई। ठीक है, तो देखो एक तो डायरेक्ट आपको कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जैसे ये होता है, B = C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर आपको ये याद नहीं है तो डायरेक्ट कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल लो। इसमें ये होगा जैसे एक कैपेसिटर आपका C1 था, इसको चार्ज कर लिया है, V1 100 पोटेंशियल था, अब दूसरा कैपेसिटर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया इससे, तो नेचुरली है इसका चार्ज इसमें फ्लो होगा, C2 से कनेक्ट करोगे, इसका चार्ज इसमें फ्लो होगा, तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। वो सपोज दोनों का पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल भी है, उसका फॉर्मूला है निकालने का। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो, इनिशियल चार्ज Q1 वो सिर्फ C1 में होगा, तो लिख देना इनिशियल चार्ज Q1 बिफोर कनेक्टिंग। ठीक है, वो किस में होगा, Q = क्या होता है CV, तो ये हो गया C1 V1। अब C1 कितना है 800 पिकोफैरेड है, 10⁻⁻12, V1 कितना है 100, तो कितना रह गया है 8, ये चार्ज 0 से 4 पावर कम हो जाएगी, 10⁻⁸, ये कूलम चार्ज आ गया। ये इनिशियल है, इस पे तो चार्ज था ही नहीं। अब फाइनल चार्ज QF, फाइनल चार्ज क्या होगा C1 V, बाद में सपोज कर लिया फाइनल पोटेंशियल V है, ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, तो इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन B ले लेता हूं।
अब C1 B1 पहले का चार्ज यही तो होगा, बाद का चार्ज जैसे Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो Q1 का चार्ज कितना होगा C1B प्लस C2B, तो C1 प्लस C2 ये B। अब C1 प्लस C2 कितना है, अब एक बार फॉर्मूले की तरह लिख देता हूं इसका C1B, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दोनों का चार्ज क्या होगा सेम, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q फाइनल इक्वल्स टू Q इनिशियल, चार्ज तो रिड्यूस होगा नहीं, तो दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये लिख दिया C1 प्लस C2 ये फाइनल चार्ज इक्वल्स टू C1 P1। तो B इक्वल्स टू कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया C1 B1 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया, ये यहाँ से आता, इसमें B2 तो जीरो कर दो, तो C1 B1 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूँ, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लो, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालो, तो C1 कितना है 800 इंटू B1 कितना है 800 पिको फेरेड है, तो इंटू 10⁻⁻12, B1 कितना है 100, C1 प्लस C2 दोनों 800 है, प्लस करके लिख दो 1600, 800 प्लस 800 इंटू 10⁻12, तो देखो 12 ऐसे ही कट गई, दोनों जीरो कट गया, कितना आ गया ये 50, ये दोनों जीरो ऐसे काट दो 16 5 80, और ये ऐसे ही कट गया, तो ये आ गया 50 वोल्ट, ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फाइनल, वो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, अब इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, अब देखो पहले दोनों की कैसे पैरेलल कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी पैरेलल में ऐड हो जाती है C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 1600 इंटू 10⁻12 फेरेड, ये तो आपकी कैपेसिटी आ गई। अब एनर्जी क्या होती है U इक्वल्स टू हाफ CP/B², अलग अलग निकालोगे या दोनों को ऐड कर दो ऐसे CP/B², अब CP कितना है हाफ इंटू 1600 इंटू 10⁻12 B², P इसका स्क्वायर 50 इंटू 50 इंटू 50, तो 2 से काट दो 800, अब देखो 5 5 जा 25, 25 8 जा 200, ये 200, और ये 1 2 3 4 ये जीरो अलग आ गई इंटू 10⁻12, तो कितना है 1 2 3 4 5 6, ये जीरो है 6 जीरो इसमें से कम कर दो, 2 इंटू 10⁻6, ये एनर्जी ये जूल में आ गई, ऐसा यूनिट में निकालिए, तो ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये आपका 27 था, अब 28, क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 point charges is 7 microcoulomb, they repel each other with a force 1 Newton when kept 30 cm apart in free space, calculate the value of each charge। ये 28, ये 20 अभी कर दिया हमने एज 25, जिसमें और में दे रखा था वही सेम क्वेश्चन है, तो ये 25 में हम इसको कर चुके हैं, अब हम 29 कर रहे हैं। Derive the expression for the electric potential at any point along the axial line of an electric dipole, ये डायरेक्ट डेरिवेशन है जो चैप्टर 2 की पार्ट 3 वीडियो में दे रखा है, ठीक है, ये डायरेक्ट डेरिवेशन है 29 का, चैप्टर 2 पार्ट 3, जैसे आप चैप्टर 2 की पार्ट 3 की वीडियो में जाओगे तो आपका डायरेक्ट डेरिवेशन ये मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता है एक्सियल लाइन पर, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब ये भी आपका पोटेंशियल एनर्जी का निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जब डाइपोल उसका डाइपोल मोमेंट P है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये भी आपके चैप्टर 2 की पार्ट 8 वीडियो में मिल जाएगा, ये भी डायरेक्ट डेरिवेशन है। अब 31,
ये 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही जंप हो गए। अब 31, 2 पॉइंट चार्जेज Q1 इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड Q2 -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन एयर। 60 सेंटीमीटर एयर में ये सेपरेट हैं। अब पहला पार्ट, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज Q1 वुड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। ये कह रहे हैं Q1 से कितनी डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो पहले देखो ऐसे रखे हुए हैं, ये Q1 और ये Q2। अब ये आप सपोज कर लो x डिस्टेंस पे पोटेंशियल यहाँ जीरो हो जाता है, इसका ये x पर, तो ये कितनी डिस्टेंस बचेगी 60-x। सेंटीमीटर में ये डिस्टेंस, ये भी सेंटीमीटर में हो गई, तो ये 60-x। अब यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, जैसे a लिख दिया, ये b लिख दिया, इस पर c। अब BC आपका क्या बोला है, जीरो है, तो BC पे नेट पोटेंशियल निकालो, इसके कारण पोटेंशियल है, इसके कारण पोटेंशियल। तो BC पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, V1 जो ड्यू टू Q1 होगा, प्लस V2 जो ड्यू टू Q2 होगा। ठीक है, तो B का फॉर्मूला ये होता है ना कि Q/R ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल। तो लिख रहा हूं K, और BC कितना दिया है, जीरो, तब आपको x निकालना है। BC की वैल्यू तो जीरो है, K Q मीन्स Q1 की वैल्यू ये रही 10 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x, प्लस K Q2 की वैल्यू ये रही माइनस, तो ये माइनस लिखा जाएगा इसमें 2 इंटू 10⁻⁻8, ये माइनस चार्ज, अपॉन R कितना है 60-x। अब देखो K से K कॉमन लेके जीरो में चल जाएगा, 10⁻⁻8 भी जीरो में चल जाएगा, तो इधर बचेगा 10/x, इधर ये माइनस हो जाएगा 2/60-x। 2 कॉमन लेके भी कट रहा है, तो ये चलो इधर ला रहा हूं इसको, देखो इसको ऐसे लिख दो 10/x इक्वल्स टू 2/60-x। ये इधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब 2 से काट लिया, तो अगला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, अगला स्टेप आएगा 5/x इक्वल्स टू 1/60-x। अब तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो पहले लिखा है x, देखो यहाँ मिटा रहा हूँ इसको, पहले लिखा है x इक्वल्स टू 5 से इंटू करो 300 माइनस 5x, 5x उधर ले जाओ, कितना हो गया 6x इक्वल्स टू 300। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 300/6, ये कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो पहले चार्ज से Q1 से कितनी डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा पार्ट और है इसमें, ऑल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब सेकेंड पार्ट बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बताओ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिख दी EP। अब देखो ये इसका फॉर्मूला है K Q1 Q2/R, 2 चार्ज सिस्टम के लिए। अब K की वैल्यू तो हम जानते हैं 9 इंटू 10⁹, Q1 10 इंटू 10⁻⁻8, Q2 -2 इंटू 10⁻⁸। R अभी मीटर में कन्वर्ट कर लेना, पहले तो इधर मीटर सेम थे, वो यूनिट सेम थी इसलिए चेंज नहीं किया। तो ये R कितना 60 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 60 इंटू 10⁻²। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 9 2 जा कितना हो गया, ये माइनस तो साइन आना है 18, और तो डिजिट है ही नहीं। अच्छा 6 और है नीचे, चल 6 को बाद में लिखूंगा। अब ये कितना हो गया 16, पावर कितनी हो गई है 16, माइनस का ये 9, तो कितना बचा 16 में से 9 गए, माइनस का 7, ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, तो 10⁵, ये सोच लिया आपने अपॉन 60। या ऐसे कर लेना, देखो ये माइनस की पावर ऊपर जाके 9 to 11 हो जाएगी, ये तो पॉजिटिव पावर हो गई। 8 और 8 कितनी हो गई, माइनस की 16 हो गई, 16 में से 11 गए, कितनी बची माइनस की 5 बचेगी, 10⁻⁵। ठीक है, अब इसको भी ऊपर ले जाओ 6 हो जाएगा ये,
माइनस का 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -3 इंटू ये जीरो यहाँ चल जाएगी, जीरो की पावर में 1 पावर ऊपर जाकर -10⁻⁶ क्या थी एनर्जी, ये जूल में आंसर, इसकी पोलस एनर्जी आ गई। ये बोर्ड के क्वेश्चन है जिसमें अर्थमेटिक ओरल हो जाती है, बस ये ओरल में थोड़ा एरर नहीं हो, आराम से करना है एग्जाम में। अब 32 2 पॉइंट चार्जेज 4Q एंड QR सेपरेटेड बाई ये 1 मीटर। ये कह रहे हैं 32 क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्ज है, ये 4Q और ये +Q सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। ये कह रहे हैं इन दोनों को किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो देखो इस लाइन पे इधर 0 नहीं हो सकती, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होगा। जैसे इस पॉइंट पे लोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे आएगी पॉजिटिव चार्ज, उसके कारण वो भी पॉजिटिव है, तो वो भी ऐसे है, पॉजिटिव बोला नहीं सिमिलर बोले, तो इसकी कारण ऐसे नेगेटिव तो इधर हो जाएगी, तो दोनों की सेम डायरेक्शन में, तो 0 नहीं हो सकती। सेम इधर कहीं पॉइंट लोगे तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और इसकी वैसे आ जाएगी, तो 0 अब इस मिडिल में लोगे कहीं लाइन ज्वाइनिंग में, मिड पॉइंट जरूरी नहीं है, कहीं भी मिड पॉइंट होगा भी नहीं, अनइक्वल चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे आएगी इधर E, जैसे 4Q के लिए ऐसे लिखता हूँ 4Q, और इसकी ऐसे आएगी पॉजिटिव है ये 4Q, तो जब अपोजिट आएगी तभी तो 0 बनेगी। तो आपका सपोज कर लिया 4Q चार्ज से x डिस्टेंस पर ये 0 है, लेट करके लिख देना, और इधर फिर डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये लाइन जो इन दोनों चार्ज के बीच में ही पॉइंट होगा, इधर उधर नहीं होगा, इसलिए मैंने बताया था कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में हो जाती है दोनों के लिए, इधर भी दोनों के लिए इधर हो जाती है। 4Q है तो उधर ही हो जाएगी, इसकी भी उस साइड हो जाएगी, पॉजिटिव मान के कर रहा हूँ, दोनों सिमिलर है। तो ये x है तो ये कितनी डिस्टेंस थी इसकी 1 मीटर, तो 1 - x, यानी जैसे इस पॉइंट को ये देता हूँ, ये b देता हूँ, और सपोज C पॉइंट पे 0 है, तो AC आपने ले लिया, लेट कर लिया AC = x, तो C भी कितना बचेगा 1 - x। अब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी C पर क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट, तो कंडीशन क्या बनेगी, इक्वल कर दो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C ऐसे लिख रहा हूं ड्यू टू 4Q, मैंने ये लिख दिया EC, आप लैंग्वेज में लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C ड्यू टू 4Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C ड्यू टू Q आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, तभी 0 हो सकती है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, फॉर्मूला ये है KQ/R², तो K तो आपका K है, Q या 4Q है, R कितना है x², इधर K फॉर्मूला Q कितना है Q है, R कितना है 1 - x का स्क्वायर, K से K कट गया, Q से Q कट गया, ये आ गया 4/x² = 1/1 - x होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2/x = 1/1 - x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x = 2 - 2x, 2x को इधर ले जाओ, ये 3x हो जाएगा इसमें ऐड होके, ये 2, तो x = कितना आ जाएगा 2/3 मीटर फ्रॉम 4Q, ये आंसर आ जाएगा। 4Q से 2/3 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ये आपका 32 क्वेश्चन था। अब 33, two large parallel thin metal plate are placed close to each other, दो मेटल प्लेट पास पास रखी हुई हैं। द प्लेट हैव ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये दे दी 20 × 10⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, ऐसे दे रखी है, इसकी सिग्मा है प्लस, तो कन्फर्म इसकी माइनस सिग्मा अपोजिट साइन की। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द आउटर रीजन ऑफ द प्लेट। अब आउटर रीजन मतलब यहाँ फर्स्ट सेकंड ऐसे कर देता हूँ,
और ये थर्ड, 3 रीजन हो गए। 2 प्लेट ऐसे रखी हैं, एक रीजन इधर, एक प्लेट के इधर और एक बिटवीन में, एक इनके दोनों के बीच में। इन आउटर रीजन ऑफ द प्लेट, आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए मैं 1 लिखूंगा, जैसे इसके लिए लिखूंगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए लिखूंगा E2। तो फर्स्ट रीजन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट रीजन में E1 किधर आएगा, E1 ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लेट का तो डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव चार्ज इमेजिन कर लो टेस्टिंग चार्ज, तो पॉजिटिव प्लेट दूर भेजेगी, रिपेल करेगी, और ये प्लेट नेगेटिव प्लेट के अट्रैक्ट करेगी, तो E2 ऐसे आएगा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट रीजन, आउटर रीजन में फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं आउटर रीजन में, तो फर्स्ट ई फर्स्ट लिख देता हूं, यानी फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, अपोजिट है, तो ये डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूं, इधर वाला पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ये -E1 और प्लस E2। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी तो दोनों की सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब थर्ड रीजन की बात करते हैं, थर्ड भी आउटर रीजन है। अब इसमें देखो पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का डायरेक्शन ये रहेगा और E2 का डायरेक्शन ये रहेगा, तो ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हो, तो इसमें E1 तो आएगा पॉजिटिव और E2 आएगा नेगेटिव, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0। तो इस साइड भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर भी 0। ये पहला पार्ट हो गया, आउटर रीजन यही हुआ, ये और ये। उसका कारण है ये फॉर्मूला डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं है लॉन्ग शीट के लिए, लेकिन डायरेक्शन है पॉजिटिव प्लेट की आउटवर्ड और नेगेटिव की इनवर्ड होती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने से 0 हो रहे हैं आउटर रीजन में। अब सेकेंड पार्ट इसका, इन द इंटीरियर रीजन बिटवीन द प्लेट, इंटीरियर रीजन में कितना है, ठीक है। अब इंटीरियर, इन दोनों को मिटा रहा हूं, इंटीरियर रीजन का मतलब सेकेंड रीजन में, तो सेकेंड पार्ट इसका इंटीरियर रीजन में निकालोगे आप सेकेंड पार्ट, तो E1 तो आएगा ऐसे, अब E2 भी ऐसे ही आएगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, यहाँ रखोगे टेस्टिंग चार्ज, तो E2 का डायरेक्शन भी ऐसे ही आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन को आप ले रहे हो पॉजिटिव, तो ये होगा E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या हुई, पॉजिटिव प्लेट टू, इसका डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ये इसका डायरेक्शन है। अब ये सिग्मा अपॉन, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है, इस रीजन को कौन सा नाम दिया, सेकंड, ये इंटीरियर रीजन हो गया। सिग्मा कितना दे रखा है इसने, 20 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को आप जानते हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो ये तो कट गया, तो देखो इस डेसिमल हटा के एक बार में राउंड 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे 20 के पास, और ये हो गया 885, 5 की टेबल से कट कर दो, 5 4 जा, तो ये तो हो गया 400, 5 से इसके कट करो, 5 बन जा 5, 3 बचा 38, 5 से बन जा 35, फिर 3 बचा 35, 5 से बन जा 35, और 177 से इसको डिवाइड कर लेना, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलम, इसको डिवाइड खुद कर लेना, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 33। अब 34, क्वेश्चन, आप पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक प्लस, ये कह रहा है कोई पॉइंट चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक प्लस इतना है, 3 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गाउसियन सरफेस से इतना इलेक्ट्रिक प्लस निकल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू बताओ, अगर इलेक्ट्रिक प्लस इतना है, तो बाई गाउस लॉ फाई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इक्वल टू कितना होगा, फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई कितना दे रखा है, -3 × 10⁴, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻12,
तो 3 से इसको इंटू कर दो, ये माइनस साइन तो आएगा इसमें। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, कैरी का 1 25, 3 8 जा 24, कैरी का 2 26 पॉइंट दिस, और ये पावर बच गई 10 रेज़्ड पावर -8। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हो साइंटिफिक नोटेशन में जाओगे -2.655, तो एक डेसिमल यहां से कम कर देना, ये 7 रह गई। ये चार्ज आ गया कूलम। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट और है इसमें, इफ द रेडियस ऑफ द गाउसियन सरफेस इज डबल, हाउ मच फ्लक्स थ्रू पास थ्रू द सरफेस। देखो ये चार्ज यहाँ रखा है, रेडियस आर है। अब इसकी डबल कर दोगे, ऐसे रेडियस बड़ा कर दोगे तो चार्ज तो वही रह गया, तो फ्लक्स कितना रहेगा, फ्लक्स रिमेन सेम, और आंसर वही होगा जो दे रखा है -3 × 10⁴। ठीक है, तो न्यूटन मीटर पर कूलम लिख देना यूनिट साथ में। फ्लक्स रिमेन सेम बिकॉज एनक्लोज चार्ज रिमेन सेम इन इट। अब इसमें ध्यान रखना, माइनस साइन आ रहा है ना फ्लक्स में, ये बता रहा है नेगेटिव चार्ज रखा है सरफेस के अंदर, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया है। अगर पॉजिटिव फ्लक्स है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब 35 क्वेश्चन, An electric field E due to a point charge at any point near it is defined by E equals to limit Q tends to 0 F upon Q, where Q is the test charge and F is the force acting on it। Q test charge है, F force लग रहा है। What is the physical significance of, ये कह रहा है इसका physical significance बताओ, Q naught tends to 0 in this expression। फिर आगे वो दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखो आप मैथ में पढ़ते हैं Q naught tends to 0 का मीनिंग है Q की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, बट नेवर बिकम 0, 0 कभी नहीं होगी। ऐसे वैल्यू है इतनी बिल्कुल स्मॉल हो जाएगी, जैसे 1 2 कुछ ही लिख दो, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। इसका ये तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। लिमिट Q टेंड्स टू 0 का मतलब Q की वैल्यू 0 की तरफ टेंड्स हो रही है, यानी Q बहुत स्मॉल है। ये पूछ रहा है फिजिकल मीनिंग बताओ, फिजिक्स में इसका मीनिंग क्या है। तो पहला मीनिंग तो ये है Q इज वेरी स्मॉल, Q बहुत स्मॉल है, Q इज वेरी स्मॉल। अब स्मॉल होने से क्या होता है कि Q बहुत स्मॉल है, जिससे ओरिजिनल चार्ज को डिस्प्लेस नहीं करता। सो डू नॉट डिस्प्लेस्ड द ओरिजिनल चार्ज। अब देखो ओरिजिनल चार्ज का मतलब ये है Q पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ये ओरिजिनल चार्ज हो गया। आप टेस्टिंग चार्ज या मैं Q नोट लिख देता हूँ, यहाँ लेके आए। अगर इस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पहुँचा दिया, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदल जाएगी ना, इसलिए Q की वैल्यू हम स्मॉल लेते हैं। इसका मीनिंग फिजिकल मीनिंग है Q बहुत छोटा है, जिससे ओरिजिनल चार्ज को डिस्प्लेस नहीं करता। एक दूसरा मीनिंग ये भी निकल जाता है Q स्मॉल है, इसका मीनिंग क्या है Q स्मॉल है, तो इसके कारण खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक होगा। Q स्मॉल है, Q इज वेरी स्मॉल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q इज नेग्लिजिबल, सो डज नॉट इंटरफेयर द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं करेगा। Q बहुत स्मॉल है तो Q खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होगा, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरफेयर नहीं करेगा या डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है। दोनों का मीनिंग वैसे एक जैसा ही है, 2 पॉइंटों में लिख दिए। तो ये आपका 35 था। इसका एक पार्ट और बच रहा है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ पॉइंट चार्ज Q या Q ग्रेटर देन 0 और Q लेस देन 0। तो ये तो आपको पता है, Q ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है। ये 35 का सेकेंड पार्ट, तो Q कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसकी फील्ड लाइन कैसे बनेगी, पॉजिटिव की ऐसी तो बनेगी आउटवर्ड। अब चाहे कितनी भी ड्राइंग खींच दो आप, ये पॉजिटिव की हो गई। दूसरा बोला है Q नेगेटिव है, तो नेगेटिव की फील्ड लाइन कैसे होगी, एरो क्या कर दोगे, इनवर्ड।
फील्ड लाइन तो एक सी है, ये इनवर्ड हो गया एरो। ये आपका 35 क्वेश्चन हो गया। अब 36 से आगे हम इसको देखो, अपना ये प्लानिंग है, इसको बाद में कराऊंगा। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन करें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके 1 और 2 मार्क्स के, उसके बाद 3 मार्क्स के भी हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले 2 मार्क्स तक की वर्कशीट करा के फिर भी नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद जब आप एक बार अच्छे से और चैप्टर पढ़ लोगे, तब मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की अच्छी से प्रैक्टिस, इसके बाद भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन और भी है अभी वर्कशीट, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना फिजिक्स में आप अच्छे होते चल जाओगे। और इनको आपको अंडरस्टैंड करना है, रटने नहीं है ये आंसर। इसके बाद 36 से बाद में करेंगे।